नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद दिस चैप्टर एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू में चार मेन टाइप है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हमने हमारे पिछले लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल। अब एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है, अगर एक की बात कर रहे हो तो उसको एपिथेलियम बोलने का, ओके। और अगर बहुत सारे की बात कर रहे हो तो उसको एपिथीलिया बोलने का। सो सिंगल एपिथीलियम एंड मल्टीपल एपिथीलिया। नेक्स्ट, इसका वर्ड मीनिंग देखो। इसमें एपी का मतलब होता है अबव और थीलियल का मतलब होता है लेयर, ओके। अब ये वाला जो टिश्यू है ना, ये कवरिंग फॉर्म करता है, ये हमारे बॉडी का कवच बनाता है, बाहरी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। सो दिस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, फॉर्म्स covering on outer and inner surfaces of body। कई बार तुमको एमसीक्यू में आएगा, इनर सरफेस के बदले लाइनिंग लिखा होगा। जैसे बोला जाएगा लाइनिंग ऑफ द बॉडी, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, इसका मतलब बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। सो लाइनिंग मींस द इनर सरफेस, इतना याद रखना बेटा। दूसरी बात, इसमें सारे के सारे सेल्स एकदम झुंड में होते हैं और चिपके हुए रहते हैं। सो यहाँ पे सारे के सारे सेल्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओके, एक रेलवे ट्रेन में कैसा गर्दी रहता है, राइट, ओके, वैसे यहाँ सारे सेल्स एक दूसरे को चिपके होते हैं और दो सेल्स के बीच में मुश्किल से थोड़ी बहुत जगह होती है और मुश्किल से थोड़ा बहुत तुमको मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी जेली लाइक मटेरियल मिलेगा। सो द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। दूसरी बात, इसमें जितने भी सेल्स हैं, दोज सेल्स दे आर रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो सेल्स आर रेस्टिंग ऑन नॉन सेल्यूलर basement membrane। They are resting on non-cellular basement membrane। Next, ये जो epithelial tissue है ये avascular है। A means absent and vascular means blood supply। So इसको किसी भी तरह का blood supply नहीं मिलता है, ये याद रखने का। दूसरी बात, इनमें देयर इज ए ट्रेमेंडस एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। इसमें अगर कुछ सेल्स मर जाते हैं तो सेल्स कैसा है ना, तुरंत रीजनरेट होके दोबारा बन भी जाते हैं बेटा। सो इट हैज गॉट ट्रेमेंडस एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू में देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, देन वी विल कॉल इट एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। And if that epithelial tissue shows multiple layer of cells, then we will call it as compound epithelial tissue। So सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है बेटा, ओके। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। यानी ये कैसा हो गया ना कि समझो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
जो नॉन सेल्यूलर है उसमें कोई सेल नहीं होता है, ये एक सिर्फ लाइन की तरह होता है बेटा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये उसके ऊपर सेल और ये उसका न्यूक्लियस। ओके, अब ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये उसके ऊपर के सेल्स, उसके ऊपर सेल्स, उसके ऊपर सेल्स और ये उसका न्यूक्लियस। सो ये क्या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है? तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है बेटा। और इसमें देखो सेल के ऊपर सेल का पूरा झुंड है, लेयर्स एक के ऊपर एक है, इसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में भी और टाइप्स हैं बेटा। ओके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में द फर्स्ट टाइप दैट वी विल स्टडी इज स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद सेकेंड टाइप दैट वी विल स्टडी इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थर्ड टाइप विल बी कॉलमनार एपिथेलियम। फोर्थ टाइप इज ciliated epithelium. Fifth type would be glandular epithelium. Sixth type will be sensory epithelium. Okay, so इतना याद रखो, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ciliated, glandular और sensory। Whereas इसके अलावा देयर इज वन मोर स्पेशल टाइप जिसका छोटा सा डिटेलिंग हम लोग कर लेंगे, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम आल्सो। Whereas cuboidal epithelium में दो ही टाइप है बेटा। फर्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड सेकेंड इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब बात ध्यान से सुनो बेटा, अब हम लोग है ना यही सब टाइप इस पूरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुमको पहले स्क्वेमस एपिथेलियम सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सारे के सारे एपिथेलियम डिस्कस करना है। तो यहाँ के 7 और यहाँ के 2, टोटल 9 एपिथेलियम है, जिसमें से हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम से चालू करते हैं बेटा। तो द फर्स्ट टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हर एपिथेलियम का है ना सिंपल सा फंडा रहेगा, 4 पॉइंट्स याद रखने का। नंबर 1 डायग्राम, नंबर 2 अपीयरेंस, वो एपिथेलियम दिखता कैसा है वो तो डायग्राम से पता चल जाएगा। फिर नंबर 3 लोकेशन, वो एपिथेलियम है कहाँ पे बॉडी पे। और नंबर 4 फंक्शन, वो एपिथेलियम वहां पे कर क्या रहा है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में फर्स्ट टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम देखें तो स्क्वेमस एपिथेलियम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इसके ऊपर जितने भी सेल्स होते हैं ना, सब सेल्स एकदम फ्लैट होते हैं, एकदम पतले होते हैं, चपटे होते हैं, दबे हुए होते हैं बेटा। और ये उसका न्यूक्लियस जो कि डिस्क शेप का है। तो ये उसके ऊपर के फ्लैट सेल्स हैं और उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है बेटा। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो, यहाँ पे ये सिंगल लाइन दिख रहा है पर ये एक्चुअली डबल लेयर रहता है। इसको जूम करके देखोगे ना तो ये डबल लेयर होता है बेटा। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम को अब साइड से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, बट इसी एपिथेलियम को जब तुम ऊपर से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह से दिखता है बेटा। अब इसको ध्यान से देखा तो ये पहला सेल, ये दूसरा, तीसरा और चौथा सेल और ये उसका न्यूक्लियस। ओके, फिर ये सेल को ऊपर से देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी इसका मार्जिन ना इररेगुलर होता है, बाउंड्रीज इररेगुलर और ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं। पॉलीगोनल शेप यानी मल्टीपल सरफेसेस होते हैं बेटा इसके। और सबका अपना अपना न्यूक्लियस है। ओके, अब इसमें सबसे मेन बात क्या है ना, ये कैसा हो गया समझो,
अभी जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं, जमीन को उठा लिया मैंने, ठीक है, उस जमीन में टाइल्स है, तो जमीन को जब ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा नजर आएगा, ये सब टाइल्स है बेटा, ओके, जो एक दूसरे में एकदम कॉम्पैक्टली फिट हो गए, टाइटली पैक्ड है बेटा, ओके। इसीलिए स्क्वेमस एपिथेलियम को, क्योंकि ये टाइल्स की तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक टाइल्स फिटिंग इनटू ईच अदर एंड दे आर फिटिंग कॉम्पैक्टली, एकदम टाइट बेटा, इसलिए स्क्वेमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। ओके, हम लोग इस बात पे वापस आते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम का हमने पहले डायग्राम वाला पार्ट कर लिया, नंबर 1। सेकेंड, उसका अपीयरेंस वाला पॉइंट चालू किया। अपीयरेंस में कैसा दिख रहा है, वो टाइल्स की तरह दिख रहा है, और उसमें हर एक सेल कैसा दिख रहा है, हर एक सेल बहुत ही पतला है, हर एक सेल अपने आप में दबा हुआ है, और उसका मार्जिन कैसा है, उसका मार्जिन सिरेटेड है। सिरेटेड मार्जिन यानी जिगजैग मार्जिन है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सिरेटेड मार्जिन, ओके। यानी यहां देखो सबका बाउंड्री, इसका बाउंड्री देखो कैसा जिगजैग जा रहा है बेटा, ओके। सो इट हैज गॉट सिरेटेड मार्जिन, और यू कैन से सिरेटेड बाउंड्री। एग्जाम में सिरेटेड के बदले इररेगुलर भी आ सकता है बेटा, ओके। अच्छा, अब अपीयरेंस के बाद लोकेशन, ये एपिथेलियम हमको कहां देखने में, सो स्क्वेमस एपिथेलियम कहां कहां पर होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और ये हमारे एल्वियोलस में होता है। एल्वियोलस इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर लंग्स, ओके। यानी इसका देखो कैसा है, पहले एल्वियोलस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एल्वियोलस ये रहा बलून लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब इस एल्वियोलस के अंदर यहां पर फ्लैट सेल्स होते हैं जिसको स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, और ये उसका न्यूक्लियस, ओके। और ब्लड वेसल्स समझो, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है बेटा। अब ब्लड वेसल का जो अंदरूनी लेयर है वहां पर भी फ्लैट सेल्स होते हैं जिसको स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। सो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो, ब्लड वेसल्स के अंदरूनी लेयर को एंडोथीलियम बोलते हैं। द इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। लास्ट पॉइंट, फंक्शन क्या है स्क्वेमस एपिथेलियम का? फंक्शन बहुत सिंपल है। एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन आता है वो, क्योंकि ये एपिथेलियम फ्लैट है तो इसमें से आर पार होके ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में आता है, और ब्लड से वेस्ट गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में जाता है। तो फंक्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही वर्ड याद रखो, इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन का मीनिंग किसी ने पूछ लिया तो हाँ, तो जवाब बराबर का देने का, डिफ्यूजन का मीनिंग इज ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा चाहिए तो और फैंसी इंग्लिश बोल सकते हो, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, यानी मटेरियल को आर पार छान रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। अच्छा, कोई कोई एरिया में ये प्रोटेक्शन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, और सिक्रीशन भी करता है। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। नाउ द नेक्स्ट एपिथेलियम दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी अभी हम लोग ने स्क्वेमस पढ़ा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेम पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ेंगे बेटा। हर एपिथेलियम में ना, हर टाइप में सिर्फ 4 चीजें देखना बेटा। सबसे पहला डायग्राम, दूसरा उसका अपीयरेंस कि वो किस तरह का दिखता है, वो तो डायग्राम से ही पता चल जाएगा। तीसरा उसका लोकेशन, ये हमारे बॉडी में कहां पर है, इस तरह के सेल्स हमारे बॉडी में कहां पर होता है। और चौथा उसका फंक्शन। तो डायग्राम से फटाफट चालू करते हैं बेटा। ये होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन,
अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी सेल्स है सब के सब क्यूब शेप होते हैं बेटा। तो एग्जाम में ऐसा सिंपल डायग्राम बनाने का, टेक्स्ट बुक का 3D डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड जरूरी नहीं है बेटा। ओके, तो ये सारे के सारे सेल्स कैसे दिख रहे हैं? दे आर क्यूब लाइक। ओके, देखो ये जो वर्ड है ना क्यूबॉइड, ऑइड का मतलब होता है लाइक। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक, मेटेलॉइड मीन्स मेटल लाइक, वैसे क्यूबॉइड मीन्स क्यूब लाइक। सो सारे सेल्स क्यूब लाइक हैं। नेक्स्ट, उसका न्यूक्लियस गोल होता है और सेल के एकदम बीचों बीच में होता है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ इट। चलो अब इसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब करो फटाफट। अपीयरेंस में तुमने क्या देखा? सबसे पहले इसके सेल्स कैसे निकले? इसके सेल्स क्यूब जैसे हैं बेटा, सो द सेल्स आर क्यूब लाइक। दूसरा, इसका न्यूक्लियस कैसा है? इसका न्यूक्लियस बराबर स्फेरिकल है, गोल है ना बेटा, राउंड है, और हर सेल के सेंटर में बेटा। तुझे याद है स्क्वेमस एपिथेलियम, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्क्वेमस एपिथेलियम में सारे सेल्स फ्लैट होते हैं और उसका न्यूक्लियस भी दबा हुआ रहता है, डिस्क लाइक होता है। बट यहां पर न्यूक्लियस गोल है और सेल के एकदम बीचों बीच में है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट जरूरी बात क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये याद रखना है कि द सेल्स आर रेस्टिंग ऑन विच मेम्ब्रेन? सो दे आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, लोकेशन। इस तरह का एपिथेलियम, इस तरह का क्यूब लाइक सेल्स हमारे बॉडी में कहां पर होता है? सो दे आर प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। सर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब क्या? ग्लैंड्स वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कोई ना कोई लिक्विड छोड़ता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, यानी थूक बनाने की ग्रंथि है। सो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ता है बेटा। सो हर ग्लैंड, समझो ये एक ग्लैंड है, इसने पानी बनाया, कोई ना कोई लिक्विड बनाया। अब उस लिक्विड को ले जाने के लिए उसके पास जो पाइप रहता है ना, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं डक्ट। और इस डक्ट के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। अब मैं यहाँ छोटे में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ छोटा छोटा क्यूब लाइक सेल्स होगा और ऐसे ही क्यूब लाइक सेल्स ऊपर की तरफ भी होगा बेटा। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। अच्छा, अब कौन से ग्लैंड्स के डक्ट में ये है? सो इट इज प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास एंड इट इज प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कहां पर होता है? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इट इज प्रेजेंट इन पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ना किडनी का एक बेसिक सेल है। ओके, हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ये नेफ्रॉन पूरा ट्यूब लाइक है बेटा। सो लेट्स से अगर हम लोग एक नेफ्रॉन को ड्रॉ करें, तो नेफ्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है बेटा। तो ये पूरा का पूरा ना किडनी का सेल है बेटा। अच्छा, अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का शुरुआत वाला जो हिस्सा है उसको पीसीटी बोलते हैं और ये लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको डीसीटी बोलते हैं। बीच में ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप। फिर बोमेन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और भी पार्ट है, वो किडनी वाले लेक्चर में डिटेल में समझ जाओगे बेटा। अब ये पीसीटी और डीसीटी पे फोकस करो। ये जो हेनलीज लूप है ना, इसके यहां पर पीसीटी है शुरुआत में और इसके अंत में डीसीटी है। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रॉक्सिमल यानी शुरुआत। कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि ये फोल्डेड है। और ट्यूब्यूल क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली डिस्टल मींस एट अ डिस्टेंस, शुरुआत से डिस्टेंस पे है ना ये वाला ट्यूब। ओके, इसलिए डिस्टल। कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि फोल्डेड है। और ट्यूब्यूल क्यों? क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना तुमको याद रखना बेटा।
अब इसमें एक और एक्स्ट्रा बात ये याद रखो, ये पीसीटी का जो ट्यूब है ना, इसको मैं बाहर निकालता हूं, समझो ये रहा वो ट्यूब, और डीसीटी का जो ट्यूब है ना, इसको बाहर निकालता। अब दोनों के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यानी क्यूब जैसा सेल है। ये देख, ये क्यूब जैसा सेल, ये भी क्यूब जैसा सेल। और हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूं, यानी न्यूक्लियस। ओके, अब सिर्फ फर्क इतना है कि पीसीटी में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, उसके ऊपर छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दोनों भी तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं माइक्रोविलाई। सो पीसीटी के पास माइक्रोविलाई है, और डीसीटी के क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई नहीं है। माइक्रोविलाई की मदद से, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक फोल्ड्स होता है, यानी पीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा है, पीसीटी में व्हाट यू विल फाइंड इज, ऐसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बट उसके ऊपर ऐसा फिंगर लाइक फोल्ड्स है बेटा। और ये एक एक फिंगर लाइक फोल्ड को हम लोग बोलेंगे माइक्रोविलाई। ओके सर, माइक्रोविलाई से फायदा क्या होता है? माइक्रोविलाई की मदद से क्या होता है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेटा। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जितना फोल्ड रहेगा तो उतना ज्यादा मटेरियल कम जगह पे आ सकता है। सो हम ज्यादा सरफेस एरिया कम जगह पे फिट कर सकता है बेटा, ज्यादा मटेरियल कम जगह पे फिट कर सकता है। इसके मदद से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है बेटा। सो ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। चलो, डायग्राम हो गया, अपीयरेंस, लोकेशन हो गया, अब बचा क्या? फंक्शन। फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिर्फ दो वर्ड याद रखने का, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। या तो कोई ना कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, या तो कोई ना कोई मटेरियल रिलीज करेगा। रिलीज करना यानी सिक्रीट करना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है बेटा, वैसा। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इसका दो मेन फंक्शन है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब बेटा बढ़ते हैं कॉलमनार एपिथेलियम की तरफ। सो नंबर 3, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम में सेम पैटर्न से बढ़े, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, अच्छा। अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं। सो स्क्वेमस एकदम ही दबा हुआ था, क्यूबॉइडल थोड़ा क्यूब जैसा हुआ। अब ना हर एक सेल को इट्स लाइक कि समझो हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा सब न्यूट्रिटिव ड्रिंक पिलाया। नाउ द सेल्स आर ग्रोइंग टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, सब बड़ा हो गया बेटा। सो ये देखो, ये लंबे लंबे सेल्स, ये होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। अब इन सेल्स की खास बात ये है कि इसका नीचे का हिस्सा पतला होता है और ऊपर का हिस्सा ब्रॉड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सो दे आर नैरो फ्रॉम द बॉटम एंड द अपर एंड इज ब्रॉड। द अपर फ्री एंड, जो फ्री एंड है ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, वो चौड़ा होता है बेटा। ओके, तो इस तरह के सेल्स में ड्रॉ कर देता हूं। तो ये सेल्स कैसे हैं? टॉल एंड द सेल्स आर कॉलम लाइक। ओके, अच्छा। इनका न्यूक्लियस ना अंडे जैसा होता है और नीचे की तरफ होता है, एकदम बीचों बीच में नहीं होता बेटा। देखो, एकदम बीचों बीच में नहीं बना रहा हूं, नीचे की तरफ बना रहा हूं। और शेप कैसा है? खींचा हुआ है, ओवल शेप है बेटा। यहाँ न्यूक्लियस कैसा था? गोल था और एकदम बीचों बीच में था बेटा। अच्छा, और तो और इनके पास ऊपर की तरफ फिंगर लाइक फोल्ड्स होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ओके, राइट। सो दैट इज कॉलमनार एपिथेलियम। अच्छा, अपीयरेंस में मेन पॉइंट क्या देखा तुमने? सेल्स आर टॉल, कोई कोई टेक्स्ट बुक बोलेगा स्लेंडर, स्लेंडर यानी पतला एकदम। सो दे आर वेरी टॉल एंड थिन। कोई कोई टेक्स्ट बुक बोलेगा पिलर जैसा है, ओके, और कोई कोई टेक्स्ट बुक बोलेगा कॉलम जैसा है। सो दे आर कॉलम लाइक। अच्छा, दे आर नैरो फ्रॉम द बॉटम, नीचे से नैरो है,
और अपर फ्री एंड कैसा है इसका, ब्रॉड है बेटा। न्यूक्लियस कैसा था इसका, ओवल था, और बीचों बीच में था कि नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ था ना। सो दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेसल एंड, और यू कैन से दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बॉटम। ये हो गया अपीयरेंस। लोकेशन, इस तरह का कॉलमनार एपिथेलियम कहां होता है, सो ये होता है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स के अंदर। और स्टमक और इंटेस्टाइन में इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन में सेम दो वर्ड रिपीट करो, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। हम जो कुछ भी खाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और वो खाने को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम से सिक्रीट होता है। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इसका मेन फंक्शन है। जिसमें से तुमको एक एग्जांपल दे दूं, स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर तुमको इमेजिन करना है ना, तो ये कहानी कुछ ऐसा है कि समझो बेटा ये स्टमक है, ओके। सो इसके यहां पर ना ऐसे कॉलमनार सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कॉलमनार सेल्स होते हैं, छोटे छोटे, और इसके ऊपर ना माइक्रोविलाई होते हैं। और यही चीज यहां भी इमेजिन करो, यहां कॉलमनार सेल्स होगा और उसके ऊपर ना छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगा, माइक्रोविलाई, पूरे के पूरे मार्जिन में बेटा। सेम चीज इंटेस्टाइन में, समझो ये हमारा इंटेस्टाइन है, हमने ना हमारे दोस्त का पेट फाड़ दिया, उसका इंटेस्टाइन निकाल लिया बाहर, ओके। अब इंटेस्टाइन के भी दोनों तरफ कॉलमनार सेल्स होंगे, ये लंबे लंबे सेल्स यहां पर और ये लंबे लंबे सेल्स यहां पर बेटा, और इसके ऊपर ना ऐसा माइक्रोविलाई होगा, ओके। अब कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि ये माइक्रोविलाई का काम है एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई कैसा रहता है, समझो ये इंटेस्टाइन, अब इसमें से खाना, समझो एक लड्डू खाया, हो ये लड्डू गया, अब ये लड्डू को तोड़ना चाहिए, और तोड़ के उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके बॉडी को देना चाहिए, तब बॉडी को ताकत आएगा। बट इसको तोड़ने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए। तो ये लड्डू कैसा ना, हमारा इंटेस्टाइन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फटाफट निकल जाएगा बेटा। इसीलिए गॉड ने क्या किया ना, अंदर है ना जो भी मटेरियल है, जो भी लेयर है ना, उसको नेचर हैज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। अब इधर भी माइक्रोविलाई है और ऊपर से भी ऐसा उल्टा माइक्रोविलाई है बेटा। सो व्हाट हैपेंस इज फूड मटेरियल धीरे धीरे जाता है, इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर, और धीरे धीरे जाएगा ना तो इंटेस्टाइन को इनफ टाइम मिलता है कि उसको तोड़ सके, उसको तोड़ तोड़ के उसमें से जितना भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी को दे सके। Microvilli increases the surface area for absorption. Remember, microvilli increases the surface area for absorption. Screenshot ले लो इसका. All right, students. Now let's continue with the next type. That is type number 4, ciliated epithelium. धीरे धीरे एक एक एपिथेलियम का स्वाहा करेंगे, हाँ बेटा ध्यान दो। अब सीलिएटेड एपिथेलियम की खास बात यह है कि इसका ना शुरुआत का वर्ड देखने का सीलिया, इसके पास ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। सीलिया बेसिकली मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, इसको ज्यादा ड्रॉ करके ही समझते हैं बेटा। सीलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर भी होता है, यानी इसके सेल्स क्यूबॉइड, क्यूब जैसे भी हो सकते हैं, और इसके सेल्स कॉलमनार यानी कॉलम जैसे भी हो सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है क्यूब जैसा सेल, क्यूबॉइड, कॉलमनार, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कॉलम जैसा सेल बेटा। कॉलमनार का न्यूक्लियस ओवल है और बेसल पोजीशन पे है, नीचे की तरफ है। इसका न्यूक्लियस स्पेरिकल है और एकदम बीचों बीच में बेटा। अब सीलिएटेड एपिथेलियम की खास बात क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम इज लाइक सारे एपिथेलियम के ऊपर तेल लगाया गॉड के बच्चों ने, अप देयर, लेट्स प्ले गॉड गॉड नाउ। सो गॉड का बच्चों ना सब एपिथेलियम के ऊपर तेल लगाया, बोला सुरक्षित काले मेरे बाल, वास्मोल ने किया कमाल। सो हर एपिथेलियम को बाल उगाया, सो इट हैज गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा। अब इसके ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है।
सो ये देख के गॉड बहुत भड़क गया, बोला अरे एक तो एक एक सेल में इतना मुश्किल से बनाया मैं, पूरा पृथ्वी तरह तरह का ऑर्गेनिज्म मुश्किल से बनाया, तुम क्यों खराब कर दिया मेरा डिजाइन। सो गॉड का बच्चू ना मुंह दबा के हंसने लगा। तो गॉड बोला तू हंसता क्यों है मेरे पे, डू यू थिंक कि मतलब मेरे को अक्कल नहीं है या तेरे को ज्यादा अक्कल है। बच्चू से हाँ मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैंने मतलब कुदरत ने कहीं ना कहीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया क्यों बनाया, क्योंकि सीलिया का काम सिर्फ एक है, वाइब्रेट करने का। देखो इस बारे में ध्यान से, इसमें यही समझ लेना ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर भी हो सकता है और कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर भी हो सकता है। इसकी खास बात ये है इट इज गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीलिया। इसीलिए कई बार ना कॉलमनार एपिथेलियम को, जो इसके पहले हमने पढ़ा जिसके पास फिंगर लाइक माइक्रोविलाई था, कॉलमनार एपिथेलियम को नॉन सीलिएटेड भी बोलते हैं क्योंकि उसके पास सीलिया नहीं है। और जिस कॉलमनार के पास सीलिया है उसको सीलिएटेड कॉलमनार बोलेंगे बेटा हम लोग। ओके, अब सीलिया का एक ही काम है वाइब्रेशन, और ये एपिथेलियम कहां पर होता है, ये एपिथेलियम होगा हमारे नेजल कैविटी में, ये एपिथेलियम होता है हमारे ट्रैकिया में, ये एपिथेलियम होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स में। नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर का जो स्पेस है, जो जगह है, वो ट्रैकिया का मीनिंग इज अवर विंड पाइप। ओके, एंड ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस डिवाइड्स होता है ब्रोंक्यूल्स में बेटा, पतले पतले ट्यूब में। अब इसकी कहानी देखो कैसी है। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये नाक का हिस्सा है, ये मुंह का हिस्सा है, ये हमारा दोस्त है। सर नाक में होल नहीं है, सांस कहां से लेगा, हाँ गुड पॉइंट, होल बनाता है, रुक जाओ, यहां से सांस लेगा, खुला है अभी। ओके, अब कैसा है ना हमारा नेजल कैविटी, उसके बाद मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तू समझ के ले बेटा। फिर ये ट्रैकिया, अब ट्रैकिया डिवाइड हुआ दो पाइप में, समझो इसको ब्रोंकस बोलेंगे, और उसके बाद जो पतला पतला पाइप होता है उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं बेटा। अब ये सब के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम है, यानी देखो इस तरफ भी ऐसा कॉलम जैसा सेल होगा पूरा, हाँ कंटिन्यूअस, और इस तरफ भी कॉलम जैसा सेल होगा, और ये सारे सेल्स के ऊपर ऐसा हेयर लाइक सीलिया होगा, ये सीलिया है, यहां पर भी सीलिया है। सर ऐसा गले में सही में होता है, हाँ गला काटने का नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी ये नजर नहीं आता है, पर मैंने यहां इसको ड्रॉ किया ताकि तू इमेजिन कर सके बेटा। ओके, सो हमारे ट्रैकिया के अंदरूनी लेयर में इस तरह के सेल्स होते हैं, कॉलमनार सेल्स होते हैं जिसके ऊपर सीलिया होता है। सर ये सीलिया का काम क्या है, सीलिया का काम ये है कि सीलिया क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने की वजह से गले में जो भी अगर कफ, बलगम, म्यूकस जो जमा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। राइट, तो ये सब जब हम करते हैं ना तो सीलिया वाइब्रेट, सीलिया वाइब्रेट होके क्या करते हैं ना, म्यूकस को या तो फिर ढकेल ढकेल के मुंह तक ले आते हैं ताकि हम उसको थूक दें, या तो फिर हम लोग पीछे की तरफ ईसोफेगस में उसको निगल जाते हैं। सीलिया का काम यह है कि इस पूरे के पूरे विंड पाइप में कोई गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस जमा नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जमा नहीं होना चाहिए। सीलिया वाइब्रेट कर करके उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करके भगा देता है ताकि हमारा विंड पाइप क्लियर रह सके, ताकि हमारा विंड पाइप एकदम ही ओपन रहे और उसमें से सिर्फ हवा आना और जाना चाहिए, और कोई मटेरियल बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए बेटा। सो ये सीलिया का काम है। अच्छा, यही सीलिया ओविडक्ट में भी होता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब यहां देखो, समझो ये एक फीमेल का यूटरस है, यूटरस यानी गर्भ, द वूम्ब ऑफ द मदर, पेट के नीचे होता है एकदम। ये लोअर पार्ट वजाइना है बेटा। तो इस तरफ ना दो ट्यूब होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बेटा। ओके, अब फीमेल में जो मेन सेल है ना वो यहां बनता है, ओवरी में।
ऐसा 2 ओवरी होता है बेटा। अब समझो ये ओवरी ने ना फीमेल का सेल बनाया, इस फीमेल के सेल को बोलेंगे ओवम। ओवम बहुत ही दुखी है, क्यों? क्योंकि ओवम मूव नहीं कर सकता है। मेल सेल जो होता है ना स्पर्म, स्पर्म के पास टेल होता है, तो स्पर्म मूव कर सकता है पर ओवम मूव नहीं कर सकता है। तो जैसे ही ओवरी ओवम छोड़ता है ना, ये ओवम इसके अंदर आता है, फेलोपियन ट्यूब उसको सक्शन के थ्रू, ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको अंदर खींच लेते हैं बेटा। अब ना यहां पर ओवम आया बेटा। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस ट्यूब के अंदर इस तरह का ही सेल है, यानी यहां पर ऐसा कॉलम जैसा सेल है पूरे में, यहां पर ऐसा कॉलम जैसा सेल है, और हर सेल के ऊपर ऐसा सीलिया है बेटा, दोनों भी तरफ। तो सीलिया क्या करता है ना, इस ओवम को वाइब्रेट कर करके धकेलने लगता है, इस तरफ आगे भेजता है बेटा। तो ओवम खुद मूव नहीं कर सकता है, पर सीलिया उसको धक्का मार मार के यहां तक पहुंचा देता है बेटा। फिर स्पर्म जब वजाइना से आता है, यूट्रस से आता है, स्पर्म भी आधा रास्ता ट्रैवल करता है। आधा सफर तुम तय करो, आधा सफर मैं तय करूंगा, आधा आधा प्यार का वादा। और इसके वजह से ओविडक्ट में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होने के वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हो पाता है। इमेजिन मैं और तू पैदा हुआ है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवम कंबाइन हुआ, जाइगोट बना। स्पर्म और ओवम कंबाइन क्यों हो पाया? क्योंकि ओवम को ढकेला गया, और ओवम को ढकेला किसने? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सीलिया, जो दिखता ही नहीं है। सोचो, उसके वजह से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के वजह से तू और मैं पैदा हुआ, और हमारी वजह से बायोलॉजी है, बायोलॉजी के प्रति प्रेम है। ओके, सो दैट इज द लोकेशन। अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन में एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, सीलिया का एक ही फंक्शन है, वाइब्रेट करो एंड टू पुश द मटेरियल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके बेटा, चलो सीलिएटेड एपिथेलियम भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की तरफ। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में कैसा है ना बेटा कि सारे के सारे सेल्स कॉलमनार सेल्स जैसे ही होते हैं, ओके, नीचे से पतले ऊपर से मोटे। बट सोचो इसके अंदर ना, इसके साइटोप्लाज्म में सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है, यानी कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है, कोई ना कोई लिक्विड तैयार हो रहा है। तो कुछ समय के बाद इनमें से ही एक सेल जिसमें लिक्विड ज्यादा बन रहा है मोटा हो जाएगा, जिसमें ज्यादा लिक्विड बनेगा और मोटा हो जाएगा, जिसमें ऐसा ज्यादा लिक्विड बनेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेल फट जाएगा। अब ध्यान से देख, ये सारे कॉलमनार जैसे हैं, इसका न्यूक्लियस ओवल है और बेसल पोजीशन पे नीचे की तरफ है। ओके, इन सब के अंदर कोई ना कोई लिक्विड बन रहा है क्योंकि ये ग्लैंड्स का काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो लिक्विड बनता है तो एक फुग्गे की तरह, जैसे हवा बढ़ता है फुग्गा फूलता है, सो लिक्विड बढ़ते जा रहा है तो सेल्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर फट जाता है। ओके, सो जैसे ही सेल फट जाएगा ना, फिर उसमें से जो भी वो लिक्विड बना रहा था, जो भी उसका सिक्रीशन था, वो बाहर आता है। अब कहानी सुन ध्यान से, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कॉलमनार जैसा ही है, सेम कहानी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा। नीचे से नैरो है, ऊपर का जो फ्री एंड है वो ब्रॉड है। दूसरी बात, न्यूक्लियस इसका ओवल है और बेसल पोजीशन में नीचे की तरफ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात है कि इसके साइटोप्लाज्म में व्हाट यू विल फाइंड, इसके साइटोप्लाज्म में ना बेटा सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। The cytoplasm contains secretory granules बेटा। secretory granules, granules का मतलब grain like particle, और secretory यानी वो secrete करेगा, उसको रिलीज करेगा बेटा। So next एक और बात याद रखो, फटने के बाद इसमें से जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस वही म्यूकस है जो तेरे नाक के अंदर है, ये म्यूकस वही म्यूकस है जो हमारे सारे के सारे ओपनिंग्स के अंदर है। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, एक मस्त आदत हुआ करता था, इधर है ना सेफ्टी पिन से ऐसे रुमाल लटकाया जाता था, जो हम कभी इस्तेमाल करता ही नहीं था। जैसे हमको नाक में से पानी गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आता था, हम क्या करते थे? पोंछ लेते, दोस्त के शर्ट में पोंछ लेता।
बुरी बात, ऐसा नहीं किया करो। ओके, हमारे नाक में से जो गाढ़ा गाढ़ा स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है ना, राइट, सम पीपल हैव बैड हैबिट ऑफ पुटिंग फिंगर्स इनटू द नॉस्ट्रिल्स। उनको लगता है पुराने जमाने का टेलीफोन है, नंबर डायल करते हैं, ट्रिंग ट्रिंग। ओके, देन दे प्ले विद देयर म्यूकस, वेरी बैड। ओके, राइट, यू शुड ब्लो योर नॉस्ट्रिल्स, you should blow your nostrils, you should clean your nostrils, okay, right, you should use handkerchief। अब ये म्यूकस, ये गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज क्यों दिया है कुदरत? खेलने के लिए दिया है, चिपक चिपक खेलने के लिए, ओके, या फिर इधर उधर लगाने के लिए? नहीं, म्यूकस का एक ही काम है कि जो भी डर्ट, डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में, जो भी चोर लोग घुसपैठ कर रहा है ना अंदर, तो म्यूकस उसको चिपका लेता है। हमारे नाक के अंदर हेयर है, बाल है, ओके, सीलिया है, ये सब है ना फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी बाहर के जंतुओं को अंदर आने से रोकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो म्यूकस क्या करेगा? उसको चिपका लेगा। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंड्स के टाइप्स है बेटा। ओके, अगर ग्लैंड्स अपने आप में सिंगल सेल का है, तो ऐसे यूनिसेल्युलर ग्लैंड को गॉबलेट सेल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स, और गॉबलेट सेल ही म्यूकस रिलीज करते हैं। अब देख, ये तो बहुत सारे सेल है, पर इसमें से ये सेल अकेला ये सेल म्यूकस छोड़ा ना, तो इस सेल को मैं बोलूंगा गॉबलेट सेल। तुझे इसकी कहानी भी बता दूं। गॉबलेट सेल का बेसिक मीनिंग क्या है? ये वाइन ग्लास की तरह दिखता है। वाइन ग्लास कैसे ऊपर से चौड़ा और नीचे से नैरो होता है, तो ये सेल्स भी जब फट जाते हैं और म्यूकस छोड़ते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप में ये वाइन ग्लास की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको गॉबलेट सेल बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉबलेट सेल रिलीजेस म्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर यही ग्लैंड्स बहुत सारे सेल्स का बना है, ओके, और सारे सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स में सिंपल एग्जांपल दैट यू विल टेक इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सो सेल के हिसाब से एक रहा तो यूनिसेल्युलर, बहुत सारा रहा तो मल्टीसेल्युलर। नेक्स्ट, फिर यही ग्लैंड्स, अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सर अब ये क्या होता है? अच्छा देख, एकदम सिंपल सी बात है। ग्लैंड क्या करेगा? ग्लैंड इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड तैयार हो रहा है। जैसे अगर ये सलाइवरी ग्लैंड है तो इसके अंदर सलाइवा बन रहा है, अगर ये थायराइड ग्लैंड है तो इसके अंदर थायराइड के हार्मोन्स बन रहे हैं। अब उस लिक्विड को ले जाने के लिए ग्लैंड्स के पास अपना खुद का पाइप होता है, उस पाइप को बोलते हैं डक्ट। तो अगर किसी ग्लैंड के पास अपना खुद का डक्ट है तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और अगर किसी ग्लैंड के पास अपना खुद का डक्ट नहीं है तो उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम पड़ जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास अपना डक्ट नहीं है, तो ये तो अपने सिक्रीशन को, अपने पानी को बराबर जहां छोड़ना है वहां तक छोड़ सकता है, क्योंकि इसके पास खुद का ट्यूब है। सर तो फिर ये अपने लिक्विड को कैसे छोड़ेगा? ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे सीक्रेट देयर सीक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये अपने सीक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और ब्लड फिर उसको अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दो एग्जांपल तुमको याद रखना है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, और एक है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल यू कैन रिमेंबर सलाइवरी ग्लैंड व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, राइट, तो ये याद रखना, अगर इसके पास अपना डक्ट है तो एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन। अच्छा नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो पानी छोड़ते हैं ना, उसके लिक्विड को बोलने का हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो जो लिक्विड निकलता है ना, कौन सा लिक्विड निकल सकता है? ये सलाइवा भी छोड़ते हैं, एंजाइम्स भी छोड़ते हैं, पसीना भी आता है। अपने स्वेट ग्लैंड्स भी है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। सुडोरिफेरस ग्लैंड, बायो, रिमेंबर यो बायो।
अब की पसीना है ना, दोस्त बोले तेरे को कितना पसीना आ रहा है, बोलने का इट इज जस्ट द सिक्रीशन ऑफ माय सुडोरिफेरस ग्लैंड। दोस्त उधर ही 180 हो जाएगा, बोलेगा यार जबरदस्त बोलता है। अच्छा, उसी तरह से हमारा स्किन ऑयली भी हो जाता है, क्योंकि स्किन से ऑयल भी निकलता है, क्योंकि स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होता है। इस ऑयल ग्लैंड्स का नाम है सेबेशियस ग्लैंड। ओके, ऑयल कैसा है ना, हमारे स्किन के नमी को बनाए रखता है, क्योंकि अगर ऑयल रिलीज ना हो तो हमारा स्किन लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, फिर वो स्किन क्रैक होता है, और स्किन क्रैक हो जाएगा तो बाहर से इंफेक्शन आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, बॉडी में मजा मार सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर हमारे कान के अंदर भी तरह तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स बनाते हैं, तो ईयर वैक्स भी रिलीज होता है बेटा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस क्या क्या है, सलाइवा भी छोड़ सकता है, वो एंजाइम्स भी छोड़ सकता है, ईयर वैक्स भी छोड़ सकता है बेटा, स्वेट भी छोड़ सकता है, ऑयल भी छोड़ सकता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या छोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स। ये समझा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑलराइट बच्चों, नाउ द नेक्स्ट एपिथेलियम इज सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम का डायग्राम आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम। अब इस डायग्राम का पहले बेसिक नेमिंग देख लेते हैं। ये ऊपर का जो पूरा का पूरा व्हाइट वाला बाउंड्री वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, सो दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। फिर यहां से जो सारे के सारे न्यूरॉन्स का बंडल जा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। फिर ये जो सारे सेल्स है ना, दीज आर कॉल्ड एज माइट्रल सेल्स। उसके बाद लंबा लंबा जो फाइबर्स है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन फाइबर। फिर जो सेल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सपोर्टिंग सेल्स। फिर जो सेल रिसीव कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर सेल्स। उसके नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए डेंड्राइट, और उससे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए सीलिया। ये हड्डी वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। और ये लंबे लंबे जो सेल्स हैं, ओके, दिस इज द एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम यूजुअली कैसा है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तुम क्या नोटिस कर रहे हो, सेंसरी एपिथेलियम इज टाइप नंबर 6। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सारे सेंसरी ऑर्गन्स के पास ये खास किस्म के सेल्स होते हैं, और ये एक तरह से कॉलमनार सेल्स ही है। देखो सबके सब कॉलम जैसे हैं बेटा, पर थोड़ा मॉडिफाइड है, तो मैं इसको बोलूंगा दीज आर मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स। दूसरा, इसके साथ साथ बीच में देखो न्यूरॉन्स भी हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसके पास न्यूरो सेंसरी सेल्स मिक्स्ड हैं बेटा। सर ये डायग्राम कैसे इमेजिन करूं मैं, ये इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ। ये एपिथेलियम जो है ना, ये हमारे नेजल एपिथेलियम है, नाक की एपिथेलियम है। हम जो भी कुछ सूंघते हैं ना, ओके, तो ये जो न्यूरॉन वाले सेल्स है ना, ये मैसेज ऊपर लेके जाता है। ये हड्डी का जो हिस्सा है ना, वो यहाँ पर है, ऐसा पूरा कंटिन्यूस है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। उसको बोलते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। वो हड्डी में ना बीच बीच में गैप होता है, उस गैप से नसें ऊपर जाती है बेटा, न्यूरॉन्स ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर ये जो बल्ब बनता है, इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। और फिर जो न्यूरॉन के फाइबर्स का जो बंडल बनता है, उसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से एपिथेलियम है ना, सेंस ऑफ स्मेल डिटेक्ट करता है, ऊपर न्यूरॉन्स को देता है, वो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के होल्स में जाते हुए अल्टीमेटली ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से मैसेज ले जाते हैं ब्रेन के पास। फिर ब्रेन पहचानता है कि ये स्मेल कैसा है, ओके, अच्छा स्मेल है, बुरा स्मेल है, कि स्मेल नहीं है। स्मेल नहीं है, कोरोना है। ओके, कोरोना का एक लक्षण है लॉस ऑफ स्मेल। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बारे में चाहिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में। सो दिस इज मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स, और इसमें न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं बेटा, इतना तुमको याद रखना है। अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये सारे सेंस ऑर्गन में होगा बेटा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोज, जहाँ स्मेल को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, तो यहाँ ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं बेटा।
ओके, फिर उसी तरह से आईज में अगर हम लोग बोले तो फोटो रिसेप्टर से सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ आईज। ओके, और इसी तरह से कान के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स वाले सेल्स होते हैं बेटा, तो दी ऑडिटरी सेल्स ऑफ ईयर्स। ओके, पांचों सेंस ऑर्गन ले लो बेटा, आईज फॉर विजन, नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट, ओके, उसके अलावा ईयर्स फॉर लिसनिंग एंड स्किन फॉर टच। ये सारे सेंस ऑर्गन में इस तरह का खास एपिथेलियम होता है जिसको बोलते हैं सेंसरी एपिथेलियम। नेक्स्ट जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम सारे के सारे क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, तो इसमें सारे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये हमारे गोनैड्स में होते हैं। गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरी। अब टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल है बेटा, so they are present in gonads, that is the seminiferous tubules of testis, and they are present in ovary also। टेस्टिस और ओवरी के अंदर होता है, और इसमें मेन काम क्या है कि ये सेल का है ना मियोसिस होता है। सर मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। अगर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस की वजह से दो सेल तो बनेगा पर 23 और 23 क्रोमोसोम्स आएंगे उसमें। सो इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने की वजह से गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैमेट इज स्पर्म और ओवम। तो जर्मिनल एपिथेलियम में इतना ही याद रखो, जर्मिनल एपिथेलियम क्यूब शेप के होते हैं, गोनैड्स में यानी टेस्टिस और ओवरी के अंदर होते हैं, और इन सेल्स का मियोसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, और ये गैमेट्स बनाते हैं यानी स्पर्म और ओवम को बनाने में मदद करते हैं बॉडी की। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का हो गया स्वाहा। कंपाउंड एपिथेलियम में मेन बात है कि यहाँ पे सेल्स मल्टीपल लेयर्स के होते हैं, एक के ऊपर एक, और इसमें फर्स्ट टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में द वर्ड स्ट्रैटा, स्ट्रैटा इटसेल्फ मींस लेयर। यहाँ सेल एक के ऊपर एक होते हैं बेटा। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, और ये उसके ऊपर सेल्स है, ये उसका न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस। तो ये देखा धीरे धीरे मेरी आवाज कम होते जा रही है, आवाज पे मत ध्यान दे, डायग्राम पे ध्यान दे। सेल का साइज कम होते जाता है, और ऊपर वाले जो सेल्स का लेयर है ना उसमें न्यूक्लियस ही नहीं रहता है। ऊपर वाले ऐसे लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, और नीचे वाले सेल्स का जो लेयर है ये, इसको बोलेंगे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम के पास न्यूक्लियस है, और स्ट्रैटम कॉर्नियम के पास न्यूक्लियस नहीं है। इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहां पर होता है? ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हमारे बॉडी में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी हमारे माउथ के अंदर के जो सेल्स है ना वो ऐसे हैं बेटा। फिर ये हमारे फेरिंग्स में होता है। सर फेरिंग्स मतलब, फेरिंग्स का मतलब थ्रोट, ये हमारे ईसोफेगस में होता है बेटा। ओके, उसके अलावा ये कॉर्निया में होता है, कॉर्निया इज प्रेजेंट इन आवर आईज बेटा। ओके, रेक्टम में होता है, रेक्टम यानी द लास्ट पार्ट ऑफ अवर इंटेस्टाइन। उसके बाद एनस आता है, एनस में से हम लोग स्टूल पास करता है, पॉटी करता है बेटा। ओके, रिमेंबर। अच्छा, रेक्टम के अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वजाइना, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
It is also present in ducts of salivary glands and pancreas. इतना मेन याद रखो, दैट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में तुम देख क्या रहे हो कि अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे लेयर्स है। ओके, ये मोस्टली ज्यादातर तुमको कहां मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्किन को महसूस करोगे ना, द स्किन ऑफ बैक ऑफ योर हैंड कैसा पतला है, आगे की तरफ मोटा है, एंड द स्किन ऑफ योर सोल, सोल यानी SOLE सोल, ये पैर के नीचे का हिस्सा, SOUL सोल, आत्मा का बात नहीं कर रहा है बेटा। सो पैर के नीचे का स्किन तो और भी मोटा है, क्योंकि वो तो वेट बेयरिंग एरिया है, पूरे शरीर का वजन आ रहा है, उस पर पत्थर लगेगा, कंकड़ लगेगा, कांटा लगेगा, तुम गाना गाएगा आ कांटा लगा, राइट? ओके, तो ये सब नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं आना चाहिए, इसलिए निचले हिस्से का पैर का जो स्किन है वो मोटा है। और कुदरत ने ऐसे एरिया में इतने मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स क्यों दिए? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का एक ही काम है, प्रोटेक्शन। सुनहरे अक्षर में लिख रहा हूं, देख रहे बेटा? सुनहरा यानी पीला ना, येलो, गोल्डन वर्ड बेटा। इसका एक ही फंक्शन है, प्रोटेक्शन, याद रखना। अब तक हमने जितने भी एपिथेलियम देखे ना, सब सिंगल लेयर के थे, चाहे फ्लैट हो या क्यूब जैसा हो या कॉलम जैसा हो, पर सिंगल लेयर का है। बट यहाँ क्या है? लेयर के ऊपर 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 लेयर के ऊपर, धीरे धीरे सेल पतले पतले होते जाते हैं, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। दैट इज स्ट्रैटिफाइड। लास्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो वर्ड है ना, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है टू चेंज। सो ये एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की तरह ही होता है, पर इसका खास बात क्या है? इट कैन चेंज इट्स शेप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेच। और ये एपिथेलियम हमको कहां मिलेगा? ये एपिथेलियम हमको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? किडनी जितना भी यूरिन बनाता है, यूरेटर से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिन आया तो ब्लैडर धीरे धीरे फूलते जाता है, स्ट्रेच होते जाता है। ओके, राइट? अब जब जब ब्लैडर स्ट्रेच होता है ना, तो स्ट्रेच होने के लिए वो ब्लैडर के अंदर खास किस्म का एपिथेलियम है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसका शेप चेंज होता है। जैसे एक बलून में एयर भरते जाऊं तो बलून का एक एक जो मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, वो स्ट्रेच होता है बेटा। उसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है जो स्ट्रेच होते हैं, और ये स्ट्रेच, प्रेशर, ये सब को बर्दाश्त कर पाते हैं बेटा। ओके, सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिया? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और टेक्स्ट बुक रीड करो। आई होप यो बायो समझ में आयो। कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद कनेक्टिव टिश्यू। टिल देन, नमस्ते बेटा।